हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ओके, थोड़ा सा मतलब आपके लिए नया टॉपिक है, थोड़ी सी अलग चीज है इसमें। मतलब बेसिकली जो रिजल्ट है आपको वो ध्यान रखना है, जो भी रिजल्ट आएगा। ओके, फर्स्ट केस हम उसमें पढ़ेंगे। स्ट्रिंग वेव हम ले रहे हैं, and string wave is reflecting at the closed end। कि सामने वॉल है, कुछ भी फिक्स्ड है, यहां से जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव है इट विल बी लाइक दिस। ओके, ऐसे आएगी। मतलब देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। वाई इंसिडेंट विल बी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, और के एक्स माइनस ओमेगा टी मैंने आपको कहा था कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे लिखते हैं हम a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी। किसकी इक्वेशन है? वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो y रिफ्लेक्टेड क्या होगी? a sin, डायरेक्शन चेंज होगी, पॉजिटिव एक्स में तो नेगेटिव एक्स में जा रही है, तो यहां बीच में प्लस आएगा। एंड देयर विल बी पाई आल्सो। पाई क्या बता रहे? फेज डिफरेंस। ओके, तो ऐसी इक्वेशन बनेगी। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके, मेन बात आपको ये याद रखनी है कि जब क्लोज्ड एंड से वेव रिफ्लेक्ट होगी तो देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ओके, ऐसा हुआ क्यों? एनसीईआरटी में लिखे दो रीजन लिखना है बेटा यहां पर। ठीक है, पहला ये कि यहां पर जब वेव जाएगी, वेव वॉल को ऊपर पुश करेगी, वॉल वेव को नीचे पुश करेगी, तो वहां डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट नीचे होता जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग, यहां पर क्योंकि फिक्स्ड है, यहां पर क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? जीरो। Whenever there is destructive interference, एम्पलीट्यूड जीरो होता है। तो हमें एम्पलीट्यूड जीरो से पता चला कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होता है, वेव्स के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है? 180 डिग्री का। ओके, इसलिए फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 180 डिग्री का। ये बात याद रखोगे। फिर जब ओपन एंड होगा उस केस में क्या होगा? ओपन एंड मतलब फ्री एंड है, कुछ भी मान लो क्या है कि ये पूरी एक स्ट्रिंग है, यहां पर एक आपने एक छोटी सी रिंग डाल दी कि यहां पर वेव रिफ्लेक्ट होगी बट रिंग इज फ्री टू मूव। इन दिस केस जो रिफ्लेक्टिव वेव होगी और इंसिडेंट वेव होगी, उनके बीच में फेज डिफरेंस होगा जीरो। बेसिकली क्या हो रहा होगा, क्योंकि ये फ्री टू मूव है, ये इसको ऊपर भेजेगी, खुद भी वेव है, ये भी ऊपर जाएगी। यहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 डिग्री। और फ्री एंड पर अपने को क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लोज्ड एंड पर अपने को मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, बस इतना आपको याद रखना है। इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट बेस जो टॉपिक है, इट इज बेस्ड ऑन दिस। ओके, ये नॉलेज हमारे काम आएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। मैंने इसका नाम लिया था फर्स्ट लेक्चर में भी, स्टैंडिंग वेव्स, और इन्हें स्टेशनरी वेव्स भी बोल देते हैं। हमने जो पहले इक्वेशन पढ़ रखी है वेव की, उसको हमने नाम दिया था ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव, जो ट्रैवल कर रही है। ये स्टैंडिंग वेव है या फिर इसे स्टेशनरी वेव बोलते हैं, मतलब इट इज नॉट ट्रैवलिंग। हम देखेंगे कि दो वेव्स अगर एक स्पेशल कंडीशन में मिलती हैं तो वो मिलकर स्टैंडिंग वेव्स बना देती हैं। ओके, तो देखो कैसे कि मान लो एक वेव हमने यहां से बनाई, स्ट्रिंग वेव। जैसे गिटार में होता है बेटा, गिटार में स्ट्रिंग दोनों साइड पर फिक्स्ड होती है। ओके, आप एक तरफ से
गिटार की स्ट्रिंग में पल्स जनरेट करते हो, पल्स जाती है, आप कंटिन्यूसली पल्सेस जनरेट कर रहे हो, पल्सेस वहां से रिफ्लेक्ट होके आएंगे और रिफ्लेक्टेड वेव विल बी लाइक दिस, फिर ये मिलेंगे। ओके, तो क्या सिचुएशन बनेगी कि मान लो एक वेव है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड अनदर वेव इज ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो होगा। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ, इन दैट केस यू विल गेट 2 साइन ओमेगा टी कोस के एक्स। तो y क्या होगा हमारे पास 2a कोस के एक्स साइन ओमेगा टी। बेसिकली के एक्स और ओमेगा टी हमारे अलग अलग हो गए। ट्रैवलिंग वेव में क्या था, ये दोनों ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है, यहां पर ओमेगा टी के एक्स साथ साथ है, ओमेगा टी और के एक्स अलग अलग हो गए। ओके, जब ये अलग अलग हो गए तो अभी किसकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स की। दो ट्रैवलिंग वेव्स ने मिलकर क्या बना दी, एक स्टैंडिंग वेव। ओके, कुछ भी कोस साइन हो, कोस के एक्स साइन ओमेगा टी, दोनों कोस हो दोनों साइन हो या साइन कोस हो, ऑल आर इक्वेशंस ऑफ स्टैंडिंग वेव। जब के एक्स और ओमेगा टी क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ओके, इसी पे अपने को आगे डिस्कशन करनी है सारी की सारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स का। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, अदरवाइज नॉलेज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे से टॉपिक आना चाहिए। इसमें 3 केस बनते हैं। देखो हमारी इक्वेशन आई थी स्टैंडिंग वेव की 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। तो क्या हो जाता है बेटा कि स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग कुछ ऐसा बिहेव करेगी। कई केस बनते हैं, मैं एक केस बना रहा हूं ये कि स्ट्रिंग ऐसे थी और स्ट्रिंग में ऐसे से ऑसिलेशन होगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर आएगी नीचे आएगी, कोई वेव चलती हुई नहीं दिखेगी, सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेशन हो रहा है। सारे पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन कर रहे हैं ओमेगा से। ओके, बट सबका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। ये मान लो x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू l है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी विल गेट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। यहां पर बीच में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। बाउंड्रीज पे यहां पर एम्पलीट्यूड कितना है, 0। तो एक स्टैंडिंग वेव बनी बस, यहां एम्पलीट्यूड 0 और यहां मैक्सिमम। जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है उसे बोलते हैं नोड, we have 2 nodes, और जहां मैक्सिमम होता है उसे बोलते हैं एंटी नोड। ओके, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। और भी कई सिचुएशन बनती है, मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ऑल पार्टिकल्स विल वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी बट विद द डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ओके, तो इसमें अपने को 3 केसेस डिस्कस करने हैं। सबसे पहला, बोथ हैंड्स क्लोज्ड। दिस इज स्ट्रिंग वाला एग्जांपल है। ओके, तो इसमें देखो मेरे पास कंडीशन है कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0। तो अब क्या करेंगे, एक सेकंड रुको, मुझे a साइन, ये मैंने ऊपर इक्वेशन आप वीडियो में चेक करना, शुरू में जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, मतलब अलग अलग इक्वेशंस आती हैं। इस केस में ये इक्वेशन आती है साइन के एक्स कोस ओमेगा टी। ओके, तो 2a साइन एक्स, इसकी वैल्यू 0 है 2 जगह पर, एक x इक्वल टू 0 पर, एक x इक्वल टू l पर। तो x 0 डालोगे तो 0 आ रहा है, बट जब x l डालेंगे तब भी क्या आना चाहिए, 0। बेसिकली साइन के एल शुड बी 0।
ये बाउंडेशन इसके ऊपर। साइन कब कब जीरो होता है? एन पाई पर। के किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा हमारे पास v होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। लैम्डा की वैल्यू यहां से देखो क्या आ रही है, लैम्डा की वैल्यू v बाय एफ। पाई से पाई कैंसिल हो गया। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई एन वी बाई 2एल। ये फॉर्मूला याद रखना है अपने को। ये डेरिवेशन है कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गई? एन वी बाई 2एल। इससे क्या पता चलता है कि ये स्ट्रिंग सारी फ्रीक्वेंसीज पर ऑसिलेट नहीं होगी, इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही ऑसिलेट होगी। एन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। तो स्ट्रिंग इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर सिर्फ ऑसिलेशन करेगी। जिन फ्रीक्वेंसीज पे ऑसिलेशन करती है उनको बोला जाता है नॉर्मल मोड्स, स्टेशनरी मोड्स या फिर नॉर्मल मोड्स। ओके, कंडीशन आ गई एन वी बाय 2एल। जब स्ट्रिंग्स जब बोथ हैंड्स क्लोज्ड है तो सिर्फ यही फ्रीक्वेंसीज अलाउ है इस स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो फॉर्मूला याद रखोगे और ये डेरिवेशन होनी चाहिए। हमने क्या चीज कंडीशन यूज की है कि x इक्वल टू एल पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0 ऑलवेज। जो मैंने भी आपको एक केस बना के दिया था, एक स्पेशल केस था। और भी बहुत सारे केस बनते हैं जब x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल पर एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0। देखो बेटा कैसे आगे। कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एन वी बाई 2एल। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। कैसा आएगा? एन की वैल्यू 1 डालना, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वी बाई 2एल। ओके, और कैसी स्टेशनरी वेव बनेगी? ऐसे 2 नोड एक एंटी नोड, और ये फ्रीक्वेंसी है। इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, इसे बोलते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड। एंड 2 डालो, 2 से 2 कट नहीं करना, ऐसे लिखा रहना है। अब कैसी वेव बनेगी? ऐसे देखो, अभी भी यहां पर क्या है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि क्लोज्ड एंड्स पे एम्पलीट्यूड क्या है? 0। ये नोड, ये नोड, ये भी नोड है बेटा, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। ऐसा डायग्राम बनेगा। डायग्राम बनाने के लिए क्या देते हैं? फंडामेंटल मोड। इसका भी कोई नाम देना पड़ेगा, इसे बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। इसे और भी आप एक नाम दे सकते हो, फर्स्ट हार्मोनिक। नाम कैसे आते हैं सेकंड हार्मोनिक? फंडामेंटल का जितना भी मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है? 2, तो सेकंड हार्मोनिक। एन 3 डालोगे तो नाम हो जाएगा थर्ड हार्मोनिक। डायग्राम देखो कैसा बनेगा, सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाता है एग्जाम के अंदर। ओके, नोट 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 नोट, एंटी नोट एंटी नोट एंटी। ओके, मतलब एक बढ़ता जाएगा। फोर्थ हार्मोनिक में क्या होगा? एक और ऐसा बना देंगे। ये कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगी कि क्लोज एंड्स पे क्या बन रही है? नोड्स। नोड्स मतलब एम्पलीट्यूड 0, एंटी नोड मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। ओके, इतना बस आपको याद रखना है। इसमें ये डायग्राम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनाने के लिए कहते हैं। तो सारे केसेस आपको ध्यान रखने हैं। मतलब अपने यही टॉपिक है मेन। कल वाला जो मतलब हमारा प्रीवियस क्लास में टॉपिक था, उसका मेन पर्पस था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा तो हमें पता चला कि वेव्स कैसे बिहेव करती हैं जब मिलती हैं। फिर हमने रिफ्लेक्शन का इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वेव्स रिफ्लेक्ट होती है तो फेज डिफरेंस कितना आता है, उसका हम यहां पर यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखो आगे। सेकंड केस है कि वन एंड ओपन वन एंड क्लोज। ओपन पाइप बोल देते हैं उसे।
स्ट्रिंग के केस में बोथ हैंड्स क्लोज। ओपन पाइप मतलब जैसे हमारा ग्लास होता है, वाटर ग्लास, कि एक एंड, सॉरी मैं गलत टर्म यूज कर रही हूँ, वन एंड ओपन वन एंड क्लोज, तो उसे नाम दिया गया क्लोज पाइप। ओपन पाइप होता है बोथ एंड्स ओपन, वन एंड क्लोज वन एंड ओपन, तो आप ऐसे बोलते हैं क्लोज्ड पाइप। ओके, ओपन पाइप में दोनों एंड्स ओपन होंगे, हम देखेंगे। तो देखो जो एंड क्लोज्ड है वहां पर बनेगी नोड, जो ओपन है वहां बनेगी एंटी नोड, क्योंकि ओपन एंड पर हमेशा एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम। वही इक्वेशन यूज करो, वही सेम इक्वेशन आती है इसके लिए। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ पाइप है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड क्या है, 0। x 0 डालोगे एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा, नो प्रॉब्लम। बट x इक्वल टू l पर एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, मैक्सिमम, मतलब साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। व्हेन यू विल पुट x इक्वल टू l, साइन शुड बी 1। कब 1 होता है साइन, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। k को लिखो 2 पाई बाय लैम्डा, पहले अपन ने n पाई लिखा था, बस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 लिख दिया। लैम्डा f इक्वल टू v, लैम्डा को लिखो v बाय f। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था 2n प्लस 1 v बाय 4l, पहले आया था nv बाय 2l, अब ये फॉर्मूला आ गया। n कहां से शुरू होगा, वहां पर 1 से कर रहे थे, यहां पर 0 से होगा। ये फॉर्मूला याद रखना है क्लोज्ड पाइप के केस में, और n वहां पर 1 से था या 0 से, वहां पर 0 से करते तो फ्रीक्वेंसी 0 आती, उसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से आप चलेंगे आगे, तो स्पेशल केसेस, हार्मोनिक एंड एवरीथिंग, वो डिस्कस करना है अपने को। तो देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 2n प्लस 1 v बाय 4l, n विल स्टार्ट फ्रॉम 0, n की वैल्यू 0 डालना, फ्रीक्वेंसी आएगी v बाय 4l, एंड इट इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। जो भी सबसे पहला होता है उसे फंडामेंटल मोड बोलते हैं, ठीक है। वेव कैसे दिखेगी, कैसे कि ये नोड ये एंटी नोड, इसमें नोड और एंटी नोड बराबर है। पिछले केस में एक नोड ज्यादा होती थी एंटी नोड से, n1 डालना, ये आ जाएगा 3v बाय 4l। फंडामेंटल का कितना मल्टीपल है, 3, तो इसको नाम देंगे थर्ड हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड नहीं है, सॉरी n2 डालोगे, फिफ्थ हार्मोनिक। इसमें सिर्फ ओड हार्मोनिक्स रहते हैं, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। ये थर्ड हार्मोनिक का देखो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा कि दोबारा से बनाए, यहां पर नोड, क्लोज्ड एंड पे नोड ही रहनी है और ओपन एंड पे एंटी नोड, बीच में एक और नोड आ गई और एक एंटी नोड आ गई। नोड और एंटी नोड अभी भी क्या रहेंगे, इक्वल। ये हम एक एक ही ऐड करते रहेंगे, जैसे फिफ्थ हार्मोनिक का कैसा बनेगा, नोड नोड नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, सॉरी। तो जितने नोड्स हैं उतने एंटी नोड्स हैं। डायग्राम बनाने के लिए क्या कहते हैं कि फिफ्थ हार्मोनिक का डायग्राम बना दो, थर्ड हार्मोनिक का डायग्राम बना दो, इन केस ऑफ बोथ एंड्स क्लोज्ड, वन एंड क्लोज्ड, वन एंड ओपन, और बोथ एंड्स ओपन। लास्ट में सब लोग कर रहे हैं बोथ एंड्स ओपन। तो बेटा गिने चुने टॉपिक है इस चैप्टर में, कि स्टेशनरी वेव्स, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, और वो वेलोसिटी के फॉर्मूले थे जिसमें अपन ने न्यूटन फॉर्मूला, लाप्लास करेक्शन पढ़ा था, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स,
इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, वेलोसिटी वाले फॉर्मूले, 3 टॉपिक। चौथा टॉपिक है बीट्स का, वो भी छोटा सा टॉपिक है, तो बड़े स्कोरिंग चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर है। ओके, तो अब अपने केस रहता है बोथ हैंड्स ओपन। तो देखो बोथ हैंड्स ओपन मतलब ऐसे, उसे बोल देते हैं ओपन पाइप। क्लोज पाइप में था वन हैंड ओपन वन हैंड क्लोज, बोथ हैंड्स ओपन ओपन पाइप। इसमें फ्रीक्वेंसी की अपने को डेरिवेशन नहीं करनी, फॉर्मूला वैसे ही आएगा जैसे बोथ हैंड क्लोज में आएगा। N1 से शुरू होगा, इसमें भी सारे हार्मोनिक्स होंगे। इसे फंडामेंटल बोर्ड बोलेंगे या फर्स्ट हार्मोनिक। 2 डालोगे तो सेकंड हार्मोनिक, 3 डालोगे थर्ड हार्मोनिक। डायग्राम देख लो कैसे बनेंगे। बोथ हैंड्स ओपन, यहां पर क्या होना चाहिए एंटी नोड, यहां पर भी एंटी नोड। फंडामेंटल मोड कैसे डायग्राम बनेगा, नोड एंटी नोड एंटी नोड। देखो फर्स्ट केस में नोड ज्यादा थे, सेकंड में नोड और एंटी नोड बराबर थे। यहां पर एंटी नोड एक ज्यादा है नोड से, 2 एंटी नोड है तो 1 नोड। सेकंड हार्मोनिक का कैसे डायग्राम बनेगा, ऐसा, ये एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड, 3 एंटी नोड्स 2 नोड्स। थर्ड हार्मोनिक का कैसे डायग्राम बनेगा, एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड, 4 एंटीनोड्स 3 नोड्स। बस ये डायग्राम आपको बनाने और फॉर्मूले याद रखने, इसके ऊपर कैसे आपका क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ओके, फिर नेक्स्ट हम बीट्स का टॉपिक पढ़ेंगे, इतना नोट कर लीजिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक बीट्स। बीट्स बेटा वही है जो हमने वर्ड सुना होता है कि हमें बीट सुनती हैं जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं। तो बीट्स कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, कि क्या कॉन्सेप्ट होता है कि बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है इसके पीछे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई 2 सोर्सेज एक साथ साउंड प्रोड्यूस करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी शुड बी क्लोज टू ईच अदर, इक्वल नहीं होनी चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब मानो एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, एक की है 102 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी आसपास है, इक्वल भी नहीं है। तो जब वो दोनों साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो अपने को क्या सुनेंगे, बीट्स। तो देखो क्या मतलब है इसका, कि मैंने एक सोर्स ले लिया, एक कोस ओमेगा 1 थी, दूसरा कोस सोर्स ले लिया, एक कोस ओमेगा 2 थी, एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर क्लोज टू ईच अदर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो, ऐड हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, कोस से प्लस कोस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो देखो क्या हो गया कि इसको लगा दो, ये बन गया एम्पलीट्यूड, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 एवरेज जो है 100 और 102 की एवरेज कितनी आएगी, 101। मतलब अपने को एक साउंड सुनेगी लगभग सेम फ्रीक्वेंसी की, बट जिसका एम्पलीट्यूड इज वेरिंग विद टाइम। एम्पलीट्यूड एकदम मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। बीट्स में यही होता है कि हमें एकदम से ज्यादा आवाज सुनती है, कम सुनती है। तो एम्पलीट्यूड इज वेरिंग विद टाइम, और जो सोर्स जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग उन सोर्सेज के बराबर आएगी। तो एम्पलीट्यूड किस फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहे हैं, देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2, मतलब 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास पाई कॉमन तो क्या रह गया, f1 माइनस f2। ओके, मतलब एम्पलीट्यूड इस फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। तो आपको बीट्स का फिनोमिना समझ आना चाहिए कि कब बीट सुनती है, और बीट फ्रीक्वेंसी से बोला जाता है
F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड। कि कभी भी आपसे कोई पूछे जैसे 100 और 102 का हर्ट्ज का सोर्स इकट्ठे बजेंगे तो आपसे पूछा जाएगा बीट फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा 2। दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, उसका मैग्नीट्यूड दे दो। ओके, इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर कि कैसे इसे यूज करते हैं, इसके कैसे क्वेश्चन रहते हैं। ओके, आप बीट्स वाले टॉपिक में एनसीईआरटी देखें, मतलब वैल्यूज चेंज हो सकती हैं बट क्वेश्चन विल रिमेन सेम। ठीक है, तो उससे पहले एक और नॉलेज आपको चाहिए। हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा NV/2L इन स्ट्रिंग। अब देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था √T/μ इन स्ट्रिंग। नाउ इफ वी विल इंक्रीज द टेंशन, उससे क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। उससे क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ाते हैं उससे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। सिमिलरली हमने साउंड वेव्स का फॉर्मूला भी पढ़ा था γ/T/m0। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी साउंड वेव्स की, वेलोसिटी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी टेंशन बढ़ाएंगे स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इन द एयर। ओके, अब देखो उस क्वेश्चन में दे रखा है कि गिटार की 2 वायर्स आउट ऑफ ट्यून है। आउट ऑफ ट्यून मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। और 2 स्ट्रिंग्स है A एंड B। जब उनको एक साथ साउंड कर रहे हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी सुन रही है 5 हर्ट्ज, मतलब FA माइनस FB इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। और कोई जरूरी नहीं है कि A B से ज्यादा हो, B B A से ज्यादा हो सकते हैं। FB माइनस A 5 हर्ट्ज। ओके, ये दे रखे कि बीट फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब या तो A B से बड़ा हुआ है B A से बड़ा हुआ, बट उनका डिफरेंस 5 होगा। और उसके बाद क्या किया, B की टेंशन बढ़ा दी, टेंशन इंक्रीज कर दी B। तो B में टेंशन इंक्रीज करेंगे तो B की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ये बात याद रखनी। और अब नई बीट फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज, मतलब FA माइनस FB डैश 3 हर्ट्ज। FB को मैंने चेंज कर दिया, FB डैश मान लिया। और क्या हो सकता है, FB डैश माइनस FA इक्वल टू 3 हर्ट्ज। अपने को देखते हैं A की फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 530 हर्ट्ज, ये गिवन है, और अपने को B की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि पहले A और B की बीट फ्रीक्वेंसी 5, तो दोनों केसेस पॉसिबल है। बाद में B में टेंशन इंक्रीज कर दी और टेंशन इंक्रीज करी तो बीट फ्रीक्वेंसी होगी 3, फिर 2 केसेस बनते हैं। और FA अपने को दे दिया और FB पूछे। अब FA 530 है तो यहां से FB आएगा 525, और अगर इसमें डालें तो FB आएगा 535। इन दोनों में से कोई एक आंसर, वो आंसर हमें यहां से पता चलेगा। यहां पर FB डैश देखो, FB डैश अगर FA 530 है तो 527 आएगा। यहां पर देखें तो FB डैश आएगा 533। ठीक है, अब इन दोनों में से आंसर सिलेक्ट करना। अपने को क्या दे रखे हैं कि FB डैश FB से बड़ा होगा, तो देखो आंसर क्या बनना चाहिए। अगर आप ये मान ले 535, तो ये दोनों 535 से छोटे, तो 535 आंसर नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा 525। कि जब आपने टेंशन इंक्रीज की होगी, फ्रीक्वेंसी B की बढ़कर या तो 527 होगी या 533। ओके, दिस इज हाउ टू सिलेक्ट द आंसर। ये अगर दिया होता कि टेंशन डिक्रीज कर दी, फिर आंसर 535 बन जाता, तो आप उससे सोचोगे कैसे। तो ध्यान रख लेना, अगर टेंशन डिक्रीज करेंगे तो आंसर विल बी 535। ओके, तो बस बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। मैंने आपको बता ही दिया पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इजी सा चैप्टर है। इसके बाद जो भी हम आपको मैं असाइनमेंट्स भेजूंगा, सिलेबस हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, हो गया इनफैक्ट। और
अपनी प्री बोर्ड्स की तैयारी शुरू कर दो। आपकी डाउट क्लास भी आएगी शायद, यू कैन ज्वाइन दैट आल्सो इफ यू हैव एनी डाउट्स। ओके, और मतलब कोई आया तो आपको असाइनमेंट्स आएंगे, आपके एक वीक में लाइव क्लास होगी, और आपके स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं, यू कैन कम टू द स्कूल आल्सो फॉर रिवीजन, और आपको रिवीजन क्लासेस भी भेज दी जाएंगी। ओके, थैंक यू।